Hello friends, welcome to Arihant. Let's begin our chapter Journey to the End of the Earth, written by तिशानी दोषी. एक्चुअली इस चैप्टर में तिशानी दोषी जो कि एक रिसर्च के लिए एक जहाज पर और दूसरी कंट्रीज के कई दूसरे लोगों के साथ जाती हैं. कहाँ पर? अंटार्कटिका पर. अंटार्कटिका को जिसे ये कहती हैं कि अंटार्कटिका इज द प्लेस दैट इज द एंड ऑफ द अर्थ. अब वहां पर जाकर इन्होंने क्या एक्सपीरियंस लिया वो सब हमारे सामने एक छोटे से चैप्टर के रूप में इन्होंने रखा है. ये एक इनका छोटा सा एक्सपीरियंस है जिसके अंदर ये स्पेशली स्टूडेंट्स को ना ज्यादातर ये इस बात को रेफर कर रही हैं और ये कहना चाह रही हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं, यंग जनरेशन जो हमारी है, टीनेजर्स जो हैं, यानी कि लगभग 13-14 साल से लेकर 20 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, ये हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स हैं. और अगर ये किसी चीज को एक बार सीख लें, समझ लें और उसके बाद ठान लें तो दे कैन डू एनीथिंग. तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं. और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस चैप्टर को हमारे साथ शेयर किया है. थीम ऑफ द चैप्टर की थीम क्या है पहले तो ये डिस्कस कर लें. इन दिस चैप्टर ऑथर तिशानी दोषी टॉक्स अबाउट हर जर्नी टू द कूलेस्ट, विंडिएस्ट, ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. यानी अंटार्कटिका महाद्वीप जो एक ऐसा महाद्वीप है जो कि इस पूरी दुनिया का सबसे ठंडा, विंडिएस्ट और ड्राइएस्ट शुष्क कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है. द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका. अब इतने सारे उतार चढ़ाव, बदलाव देखें इस महाद्वीप ने कि इसीलिए रिसर्चर्स जो हैं, रिसर्च करने के बाद ये कहते हैं कि दुनिया की ना जियोग्राफिकल यानी कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है, पूरी की पूरी इतिहास जो है पूरा का पूरा, वो इसमें ट्रैप पे फंसा हुआ है. किसमें? अंटार्कटिका में. यानी आपको सारी चीजें, जितना भी रहस्य है, वो सब आपको यहीं से खुलता हुआ मिलेगा. हाँ, हमारी राइटर सोचती हैं कि दैट अंटार्कटिका ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आप जाकर समझ सकते हैं इस अर्थ के, इस धरती के वर्तमान को, भूत को और भविष्य को. कि वर्तमान क्या है, पास्ट था क्या, जहां से होते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य क्या होगा. इन सब चीजों को हम लोग एक ऑर्डर में पूरी तरह से वहां जाकर समझ सकते हैं. साथ ही साथ वो इस उम्मीद से भी हैं, आशा करती हैं कि ये जो विशाल फैलाव है किसका, इस बर्फ का, दैट विल अनलॉक मैनी मिस्ट्रीज. तो ये ढेर सारे रहस्यों को परत दर परत हमारे सामने खोल कर रखता है. अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कि पृथ्वी का कैसे उदय हुआ. अब विजिट टू अंटार्कटिका मेक्स इट क्वाइट क्लियर. अंटार्कटिका का जो उन्होंने, अंटार्कटिका जहां पर वो गई, विजिट करने गई, उसको देखने गई, ठीक है, जिस भी संदर्भ में गई, रिसर्च करने के लिए गई, देयर वन कैन सी द आइस शेल्स मेल्टिंग. जहां पर बर्फ के जो बड़े बड़े शिलाखंड वहां पर रखे हुए हैं, सारे के सारे अब उनके हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, दे आर मेल्टिंग, वो पिघल रहे हैं. शी अकम्पेन्ड अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स टू द कॉन्टिनेंट. और वो वहां पर जाती हैं एक स्टूडेंट्स की टीम को साथ में लेकर, जो उनके साथ वहां पर इस चीज को समझने के लिए गए कि आखिर हमारे साथ ग्लोबल वार्मिंग रियली एक थ्रेट है या वाकई में कुछ हो भी रहा है. उस चीज को वहां जाकर उन्होंने समझा. शी हैड अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, बिल्कुल रोमांचित कर देने वाला एक एक्सपीरियंस उनको हुआ इस आइस मिस्ट्रीज में, ऑफ दिस आइस रीजन, जिस बर्फ से बने हुए इस पूरे रीजन पर, क्षेत्र पर. कार्यक्रम का नाम था, जिस प्रोग्राम के तहत उन्होंने बच्चों को वहां ले जाने का काम किया, वो नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस. इट इज अ प्रोग्राम हेडेड बाय जॉफ ग्रीन. जॉफ ग्रीन एक कैनेडियन कैंडिडेट है, कनाडा के रहने वाले हैं. ये पहले अमीर लोगों को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को वहां पर ले जाकर उनको विजिट कराते थे. अब थक चुके थे. क्यों? क्योंकि बदले में ये नेचर को कुछ दे नहीं पा रहे थे, और उनका मानना है कि नेचर से जितना भी आपने अगर कुछ लिया है तो वो आप बदले में कुछ प्रदान तो करो. अब इनका लक्ष्य ये था टू प्रोवाइड द यंग स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी, कि भाई विद्यार्थियों को एक ऐसा मौका मिले कि वो देखें और समझें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. जैसा भी मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग का एक्चुअली प्रभाव है क्या.
देखिए अर्ली दिस ईयर, अब वो अपनी यात्रा की शुरुआत करती हैं। कौन? तिशानी दोशी जी बताती हैं कि इस वर्ष के प्रारंभ में मैंने अपने आप को पाया चढ़ते हुए एक रशियन जहाज पर, वेसल पर, जिसका नाम था एकेडमिक शुकेल्स्की, और हेडिंग आगे बढ़ते हुए कहां पर? द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट, यानी इस पृथ्वी का सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट, ठंडा, ड्राइएस्ट, शुष्क, विंडिएस्ट, हवादार कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। कहना है उनका कि मेरी यात्रा शुरू होती है 13.02009 यानी 13.09 डिग्री नॉर्थ से, और भूमध्य रेखा में जहां मद्रास से स्टार्ट होती है, एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, यानी कि 9 समय चौकियां पार करते हुए, 6 चेक पॉइंट्स पार करते हुए, 3 बॉडीज ऑफ वाटर पार करते हुए, और आखिरकार उतने ही इकोस्फीयर्स, ठीक है ना, जैव मंडलों को पार करते हुए वो आगे बढ़ी और कहां पहुंचती हैं अपनी यात्रा में? बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और जिस समय मैंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे अपने पैर रखे, आई हैड बीन ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर चुकी थी लगभग 100 मिलियन आवर्स की, 100 घंटों की मैं कुल मिलाकर यात्रा कर चुकी थी, जिसके अंदर मिक्स था। क्या क्या मिक्स था? कॉम्बिनेशन ऑफ कार के द्वारा की गई मेरी यात्रा, मेरे घर से लेकर वहां तक, एयरपोर्ट तक, फिर वहां से निकल के दूसरी जगह पर एरोप्लेन के लिए, एंड अ शिप, और उसके बाद माय फर्स्ट इमोशन, और उसके बाद मेरा जो पहला इमोशन है, जो मेरा लगाव, मेरी भावना है, मेरी फीलिंग्स जो थी, ऑन फेसिंग अंटार्कटिकास वाइट एक्सपेंस, इतना विशाल दूर तक फैली हुई सफेद एक चादर नुमा, दूर दूर तक है ना बर्फ फैली हुई है, पसरी हुई है, लैंडस्केप, प्राकृतिक दृश्य, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वाज रिलीफ। और जब मैंने वहां उतरकर देखा, दूर दूर तक फैला हुआ बिल्कुल व्हाइट लैंडस्केप, यानी कि सफेद, बिल्कुल सफेद प्राकृतिक दृश्य, दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ छाई हुई है चारों तरफ। वहां कोने पे कहीं ब्लू होराइजन, यानी कि वो नीला आसमान में वो नीला क्षितिज दिखाई दे रहा है? अब ये सारा सीन देखकर बड़ा सुकून महसूस हुआ, फीलिंग वाज रिलीफ, फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, एक गहरी शांति के साथ साथ एक हैरानी, वंडर वहां पर पीछे पीछे था। क्या वंडर? इस बात का कि इसकी इमेंसिटी है ना, इसकी इमेंसिटी यानी कि इसकी अनंतता कितनी आगे तक है, इसका आइसोलेशन यानी कि कितना उजाड़, बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल अलग थलग, सबसे पूरी दुनिया से अलग थलग, कोई नहीं जाता यहाँ पर। एंड बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, लेकिन मुख्य बात ये कि कैसे कभी एक समय ऐसा था जब भारत और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास यानी कि जमीन के टुकड़े का हिस्सा थे। एक समय ऐसा भी था अतीत में, पास्ट में, कि व्हेन बोथ इंडिया एंड अंटार्कटिका दे वर बोथ अ पार्ट ऑफ अ सेम लैंडमास। उसका भी इतिहास है। क्या है? 650 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 650 मिलियन साल पहले, ईयर्स पहले, अ जाइंट अमलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, अ विशालकाय, अमलगमेटेड यानी कि एकीकृत जैसा कि मीनिंग में आपको दे रखा है, एकीकृत मतलब सब मिला के, मिक्स पूरा सबका, एक सदर्न यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एक महाद्वीप जिसका नाम था गोंडवाना, डिड इंडीड एग्जिस्ट, जो कि वास्तव में उस समय अस्तित्व में था। कयास नहीं लगाए जा रहे हैं, अंदाजे नहीं लगाए जा रहे हैं, था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और सेंटर्ड रफली, और मोटा मोटा अगर हम अंदाजा लगाएं तो बता सकते हैं कि जहां पर प्रेजेंट डे में, वर्तमान समय में क्या है, अंटार्कटिका, सेंटर्ड रफली वहीं पर। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट, हालात काफी अलग थे, चीजें काफी डिफर थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, यानी कि उस समय तक मानव का पृथ्वी पर, ग्लोब पर कहीं पर आगमन हुआ भी नहीं था, दूर दूर तक था भी नहीं सीन में। और जो क्लाइमेट था वो बहुत ज्यादा गर्म था,
होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अब फ्लोरा एंड फोना जो वनस्पति और जीव जंतु थे वो एक ह्यूज वैरायटी में वहां पर पहले से ही विद्यमान थे। फॉर 5 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, और लगभग 500 मिलियन सालों तक गोंडवाना जो था वह भरपूर रूप से फला फूला। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वाइप्ड आउट, लेकिन जिस समय डायनासोर्स जो थे वह समय के चक्र में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, उसी के अनुसार वजह कुछ भी रही हो, लेकिन समय के चक्र में जैसे जैसे डायनासोर्स इस सीन से गायब हुए, द एज ऑफ मैमल्स यानी कि उन स्तनधारी जंतुओं का उदय हुआ। द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, इस लैंडमास पर ऐसा दबाव पड़ा, फोर्स पड़ा कि ये ऐसा दबाव पड़ा कि ये सेपरेट इनटू कंट्रीज की अलग अलग देशों में बंटने लगा। शेपिंग द ग्लोब, ग्लोब को उस शेप में देते हुए जिस रूप में आज हम इसे जानते हैं, ठीक है, जिस रूप में आज हम जानते हैं, यानी कि हमारे इस पूरे 7 महाद्वीपों को हम जिस रूप में जानते हैं, जिस रूप में आज की तारीख में हम दुनिया का नक्शा देखते हैं, मैप देखते हैं, उस हालात में आज जो है हमारा सीन, वो सीन इस समय पहुंचना शुरू हुआ था, इस समय उसके बारे में काम होना शुरू हुआ था। कैसे? टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। अब अंटार्कटिका को देखना आज की तारीख में पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, उस इतिहास का ही एक हिस्सा है। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, इस बात को समझ पाना कि हम कहां से आ चुके हैं, ठीक है ना, वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम लोग कहां से आए हैं, एंड वेयर वी कुड न पॉसिबली बी हेडिंग, और हम कहां आगे जा रहे हैं। ठीक, इस बात को समझना कि हम कहां से आए हैं और हम कहां आगे जा रहे हैं। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ Cordilleran folds and Precambrian granite shields, ozone and carbon evolution and extinction। तो राइटर बताती है कि ये समझने की बात है द सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस किसकी, उन कॉर्डिलियन फोल्ड्स की एंड प्री कैम्ब्राइन। कॉर्डिलियंस यानी कि समानांतर जो पर्वत श्रृंखलाएं एक के बाद एक ऊपर बनी हुई थी साथ साथ में, और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड जो थी, ओजोन, कार्बन, इन सबका इवोल्यूशन, उद्भव और अंत कैसे हुआ। When you think, और जब आप ये सोचते हैं ना कि ये सब कुछ होने में केवल 1 मिलियन ईयर्स लगा, यानी कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख है ना, 10 लाख ईयर्स, तो 1 मिलियन यानी कि मात्र 10 लाख सालों के अंदर इतनी सब उखाड़ पछाड़, सब उतार चढ़ाव सब हो गए, तो ये सब क्या है, गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग। तो राइटर कहती है मेरे हिसाब से ये सिर चकरा देने वाली घटना है कि सिर्फ 1 मिलियन ईयर्स में इतना सब कुछ हो गया। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, कल्पना करो कि भारत को नॉर्थवर्ड्स की तरफ धकेला जा रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ आगे धकेला जा रहा है। आगे जाने पर जैमिंग अगेंस्ट एशिया, आगे जाकर एशिया सामने आया तो वहां पर वो जैम हो गया। अब जैम होने के बाद बकल इट्स क्रस्ट, यानी कि इसका ऊपरी हिस्सा बकलिंग होते हुए यानी कि झुकते हुए, एंड फॉर्म द हिमालयास, और उसी वजह से फिर आगे ऊपर बन के क्या निकल कर आ रहा है बाहर, हिमालय, ये हिमालय बन रहा है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका जो है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी पानी के अंदर जैसे बहकर आगे बढ़ रहा है, किसको ज्वाइन करने के लिए, ड्रिफ्टिंग ऑफ, बहकर आगे बढ़ रहा है किसको ज्वाइन करने के लिए, नॉर्थ अमेरिका को। और वहां पर ओपनिंग अप द ड्राके पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, और ध्रुव चक्रीय कोल्ड यानी कि ठंडी, ध्रुव चक्रीय एक ठंडी धारा यानी कि वहां पर तैयार हो रही है, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, अंटार्कटिका को बिल्कुल जमी हुई अवस्था में रखने के लिए, डेसोलेट, बिल्कुल वीरान, बिल्कुल अलग थलग, सबसे डेसोलेट, उजाड़, वीरान, एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार के इस बिल्कुल कॉर्नर पे, इस नीचे वाले हिस्से पे, बिल्कुल लास्ट में। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ 2 वीक्स इन अ प्लेस। अब राइटर जो कि साउथ इंडिया को बिलोंग करती है, और साउथ इंडिया में सन वर्शिपिंग कैंडिडेट मिलेंगे आपको, यानी कि सूरज को पूछने वाले। तो राइटर कहती है कि सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन, मेरी तरह
मैं मानती हूँ कि 2 वीक मैंने एक ऐसी जगह पर बिताए जहां पर 90% जो थी वो दुनिया की बर्फ जमा है। यानी दुनिया में जितनी बर्फ है ना, उसका 90% का हिस्सा आपको अकेला कहाँ मिल जाएगा? अंटार्कटिका पे। आइस वॉल्यूम्स यहाँ पर स्टोर है और चिलिंग प्रोस्पेक्ट में, यानी कि बिल्कुल अंदर तक चिल कर देने वाली, आपको बिल्कुल जमा देने वाली अवस्था के अंदर है, चिलिंग परफॉर्मेंस में। अब वो चिलिंगनेस जो है, वो चिलनेस कैसी है? जो चिलिंगनेस है वो किस तरह की है? नॉट जस्ट, ठीक है ना, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी बल्कि मेटाबॉलिक फंक्शन। यानी कि ऐसा नहीं कि आपके रक्त संचरण को ही, बल्कि आपके मेटाबॉलिक फंक्शन, आपके पेट के फंक्शंस को भी वह जमा सकती है। इस हद तक चिलिंगनेस है। साथ ही साथ आपकी इमेजिनेशन, बल्कि आपकी कल्पनाओं को भी जमा सकती है। इस हद तक वहां पर चिलिंगनेस है। इट इज लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल। ऐसा लगता है जैसे बड़ी सी जाइंट, यानी कि विशाल आकार की एक पिंग पोंग बॉल पर चलने जैसा है, जहां पर डिवॉइड, कमी किस चीज की है? ठीक है, अंटार्कटिका इज द प्लेस डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, यानी कि यहाँ पर मानव के द्वारा बनाया गया कोई भी निशान, बिल बोर्ड्स, होर्डिंग्स, कुछ भी नहीं मिलेंगे। ना वृक्ष, ना बिल बोर्ड्स और ना बिल्डिंग्स। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें तो मानव बनाता है। अब मानव जब इन सब चीजों को तैयार करता है तो वह डेफिनेटली कुछ ना कुछ नुकसान तो करता ही करता है, और मानव के द्वारा किए गए नुकसान के बारे में ही, और उसी वजह से तो भाई हमारे यहाँ पर, हमारे इस पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, और उस ग्लोबल वार्मिंग के वजह को बताने के लिए, उस रीजन को जानने के लिए ही तो राइटर है ना उन सभी बच्चों के साथ वहां पर मौजूद है, एक रिसर्च करने के लिए, ताकि वहां पर पता लगा सकें कि भाई ये सब चीजें किस वजह से हो रही हैं। नेक्स्ट, टू यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। यहाँ पर आकर आप अपनी जितनी भी अर्थली सेंसेस हैं, यानी कि समझ है, पर्सपेक्टिव है, सब आप यहाँ पर खो देते हैं। विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मिडजेस एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स। माइक्रोस्कोप पर आप जितनी भी चीजों को देखते हैं, जिसके अंदर चाहे छोटे छोटे मच्छरों से लेकर विशालकाय व्हेल तक जो आपको दिख जाती है, वहां पर आप यहाँ पर ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। तो यहाँ पर आपको आइसबर्ग्स जो हैं वो इतने विशालकाय मिलेंगे, ऐसा लगेगा आपको कि जैसे कि वो लगभग किसी बड़े देश के बराबर हो। और जो सबसे बड़ा यहाँ पर आइस का जो रिकॉर्डेड है साइज का, वो है यहाँ पर बड़ा किसके बराबर? बेल्जियम देश के बराबर। यानी जो बेल्जियम कंट्री है उसके बराबर यहाँ पर आपको आइसबर्ग्स मिल जाएंगी, इतनी बड़े बड़े विशालकाय। डेज गो ऑन, दिन ऐसे ही बीतते गए, एंड सो ऑन एंड सो इन सरल, यानी कि इस विचित्र रूप में 24 घंटे, ऑस्ट्रल समर लाइट एंड अ यूबिक्विटीज साइलेंस, और एक सर्वव्यापक चारों तरफ फैला हुआ साइलेंस, interrupted only by the occasional volcanic और calving ice sheets। इंटरप्ट, बाधा पड़ती है, बीच में डिस्टरबेंस होता है, और केवल तब होता है जब यहाँ पर बीच बीच में किसी मौके पर अवेल्कानिक, यानी कि हिमस्खलन होता है, और काल्विंग आइस शीट्स, यानी कि बीच बीच में किसी बर्फ की शीट का, यानी कि आइस शीट का जो है वो बहना शुरू होता है। कॉन्सक्रेट्स द प्लेस, यानी कि इस जगह को, स्थान को घेरते हुए। इट इज एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू, यानी वहां पर जो बीच बीच में कभी आपको जो बर्फ के इधर से उधर सरकने की आवाज सुनाई देगी, उसी से केवल आपको इंटरप्शन होगा, आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर डिस्टरबेंस हुआ। अदरवाइज इतनी शांति, इतना पीसफुल एरिया है कि वहां पर किसी तरह का डिस्टरबेंस आपको नहीं मिलेगा। बीच बीच में किसी मौके पर केवल है ना बर्फ, यानी कि हिमस्खलन की बातें आपको सुनाई देंगी। बातें मतलब हिमस्खलन की आपको आवाज सुनाई देगी, या आइस शीट के खिसकने की आवाज सुनाई देगी। बस इसी वजह से उस स्थान की शांति भंग हो रही है उस समय के लिए, अदरवाइज बिल्कुल शांत। और वहां पर पाई गई इमर्जन, यानी कि लो लेवल की, दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी कि बिल्कुल निम्न जन रूप में, जैसा हम मान सकते हैं निम्न जन के रूप में, कि वहां पर
फोर्स यू, यह चीज आपको मजबूर करती है कि आप अपने आप को पृथ्वी के उस जियोलॉजिकल हिस्ट्री के संदर्भ में खुद अपने आप को वहां रख के देखें। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, और ह्यूमंस के लिए कहा जा रहा है कि भाई पहले से ही किसी बारे में अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना, यह आपके लिए सही नहीं है। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री 12,000 ईयर्स। उनका कहना है कि मानवीय सभ्यता, मानव सभ्यता को अस्तित्व में आए हुए लगभग 12,000 साल मान लीजिए, जो कि बहुत कम है। बेयरली अ फ्यू सेकंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, और अगर जियोलॉजिकल भौगोलिक क्लॉक पर इसको गिने तो ये क्या है, कितने के बराबर है? 12,000 साल मात्र कुछ सेकंडों के बराबर है। और इस शॉर्ट समय में, इतने कम समय के अंदर हम लोगों ने इतना बड़ा रक्कस और एचिंग आर डोमिनियंस, हमने इतनी बड़ी उथल पुथल कर दी हमारी इस पृथ्वी पर कि हमने इस पर राज करना शुरू कर दिया नेचर पर। साथ ही साथ हमने तैयार कर डाले गांव, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज, ये सब चीजें हमने तैयार कर डाली इतने कम समय में, जबकि वहां तो इतने लाखों सालों तक फल फूल रहा था पूरा का पूरा क्षेत्र। द रैपिड इंक्रीजमेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि जितना तेजी से मानव की ना पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ी है, उसने हमको छोड़ दिया है संघर्ष करने के लिए, लड़ाई करने के लिए हमारी पुरानी दूसरी है ना स्पेसीज से और दूसरी प्रजातियों से, कि भाई सोर्सेस लिमिटेड हैं, अब इसी के लिए लड़ाई करो, या तो खुद खा लो या उनको खाने को दो। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अनमिटिगेटेड यानी कि कभी ना कम होने वाले ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं इस पृथ्वी के अंदर, इसके नीचे ऐसे ईंधन के यानी कि फ्यूल के सोर्सेज हैं कि वो अब क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, कि जिनका हमने इतना यूज कर डाला है कि वो पूरी दुनिया में चारों तरफ क्या कर रहे हैं, अब कार्बन का एक पूरा का पूरा ब्लैंकेट, एक आवरण, एक परत उन्होंने चारों तरफ तैयार कर दी है, जो कि धीरे धीरे स्लोली बट निश्चित रूप से इंक्रीजिंग बढ़ा रही है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को, यानी कि जो भी औसत इस पृथ्वी का ग्लोबल टेम्परेचर है, वैश्विक तापमान है, उसके अंदर वृद्धि तो कर ही रही है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट्स। क्लाइमेट चेंज जो है यानी जलवायु परिवर्तन, वो एक हमारे वर्तमान समय के अंदर हमारी पृथ्वी पर जितने भी न्यूज चैनल्स हैं और सब जगह पर कहीं पर भी अगर पर्यावरण के दो व्यक्ति ऐसे हैं जो बातें कर रहे हैं, तो वहां पर ये जो टॉपिक है ये सबसे हॉटली टॉपिक माना जाता है, यानी कि ज्वलंत एक टॉपिक के रूप में माना जाता है, जिसको कि इन्वायरमेंटल डिबेट का मेन पॉइंट माना जाता है ना। पर्यावरणीय समस्याओं में अगर हम किसी चीज पर सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं तो उसमें इसी पर पहुंचते हैं, और इसी के साथ में सारी चीजें जुड़कर आती हैं। पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु गर्म हो रही है, मौसम गर्म हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? साहब पेड़ नहीं है, ऐसा है, वैसा है, फलाना, तो और 10 तरह की बातें। तो ये सब चीजें एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं, लेकिन मेन हेडलाइन कौन सी बनती है? क्लाइमेट चेंज। इसी के साथ वो सारी चीजें एक के बाद एक जुड़ती हुई आती हैं। नो डाउट इट इज, है ये ऐसा और है। विल द वेस्ट, अब सोच भी देखिए, विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? क्या वेस्ट डायरेक्शन में जो एंटार्क्टिक की आइस शीट है पूरी की पूरी मेल्ट हो जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट, और गल्फ स्ट्रीम की जो ओशन करंट है, जो धारा है, क्या वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगी, विघटित हो जाएगी? और जब वो विघटित हो जाएगी तो विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड? तो क्या ये इस संसार का अंत होगा एज वी नो इट, जिस संसार को हम जो भी जानते हैं? मे बी नॉट, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ईदर वे, कोई एक तरीका। एंटार्क्टिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। किसी भी एक तरीके से देख लो, अंटार्कटिका जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट होता है हमारे इस निर्णायक ना एक तत्व होता है किसका? हमारी इस डिबेट का। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ना इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर विच हैज नेवर सस्टेन्ड, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर आज तक है ना ह्यूमन पॉपुलेशन अपने सस्टेनेशन में नहीं पहुंची है, अपने आप को बनाने के लिए वहां पर नहीं गई है, और इसी वजह से इसीलिए रिमेन्स है ना रिलेटिवली प्रिस्टाइन, और इसीलिए ये बिल्कुल अभी तक स्वच्छ बना हुआ है। अपने आप को सस्टेन करने के लिए यानी कि जीवित रखने के लिए मानव वहां नहीं गया है, और वहां का टेम्परेचर और वहां का एनवायरमेंट ही कुछ इस तरह का है, क्लाइमेट ही इस तरह का है कि शायद मानव वहां पर अपने आप को ना बना के रख पाए। इसी वजह से वहां पर इसकी है ना क्या स्वच्छता अभी तक प्रिस्टाइन जो है अभी तक बना हुआ है।
इन दिस रिस्पेक्ट, इसी संदर्भ में, बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। अपनी आइस कोर्स यानी कि बर्फ अभ्यंतर के अंतर्गत यह लगभग 500,000 यानी कि लगभग 5 लाख वर्षों का पुराना कार्बन का रिकॉर्ड यहाँ पर ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है यहाँ की लेयर्स के बीच में, आइस लेयर्स के बीच में। और इसीलिए अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं पृथ्वी के पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, तो अंटार्कटिका इज द ओनली प्लेस टू गो। तो भाई हमारे हिसाब से अंटार्कटिका ही एकमात्र वो स्थान है जहां पर आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग। अब राइटर बताती है कि उस प्रोग्राम का नाम जिस पर मैं गई काम करने के लिए, उसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। आई वॉज वर्किंग इन विद ऑन द स्टॉकेल्स की एम्स टू द एग्जैक्टली, और मैं काम कर रही थी इस जहाज पर इस लक्ष्य के साथ एग्जैक्टली कि दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल, कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को इस पृथ्वी के अंत तक, इस संसार के अंत के इस कोने पर ले जाना, प्रोवाइडिंग देम, इससे शायद हम उनको उपलब्ध करा सकें एक इंस्पायरिंग एजुकेशनल यानी कि प्रेरणादायक एक शैक्षणिक उपलब्धि अवसर, एक उनको प्रेरणादायी शैक्षणिक अवसर हम उनको उपलब्ध करा सकें जो कि उनकी मदद करेगा, ठीक है ना, फोस्टर करेगा उनको न्यू अंडरस्टैंडिंग, यानी उनके अंदर एक नई समझ पैदा करेगा, उनको प्रोत्साहित करेगा नई समझ को पैदा करने के लिए, और अपने प्लेनेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके अंदर रिस्पेक्ट जागेगा जब वो इन चीजों को देखकर समझ जाएंगे कि हमारे देश, हमारी पृथ्वी के साथ क्या हो रहा है। इट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years, और ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये वाला जो प्रोग्राम है वहां के उस कैनेडियन जॉफ ग्रीन ने स्टार्ट किया है, लगभग 6 साल हो चुके हैं, और हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन, जो कि थक चुके हैं ले जाकर सेलिब्रिटीज को और रिटायर्ड अमीर लोगों को, जो कि क्यूरियोसिटी सीकर्स थे, यानी कि जिनमें उत्सुकताएं थी कुछ जानने की, जो ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। और उनका मानना था कि ये सारे के सारे मैच्योर बड़े लोग हैं, उम्र दराज लोग हैं, उम्र हो चुकी है, तो ये इस पृथ्वी को, इस नेचर को, इस दुनिया को एक सीमित रूप से कुछ वापस प्रदान कर सकते हैं, तुलनात्मक रूप से यंगस्टर्स के। और इसीलिए विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, इस प्रोग्राम के साथ ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, वह प्रस्तुत करते हैं, प्रदान करते हैं, ऑफर रखते हैं इस फ्यूचर जनरेशन के सामने जो कि पॉलिसी मेकर्स है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, इनकी लाइफ को बदल देने वाला एक ऐसा एक्सपीरियंस, और वो भी उस उम्र में when they are ready to absorb, जब ये सब कुछ एब्जॉर्व करने की हालत में है, समझने सीखने की हालत में है, ठीक है ना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट, क्योंकि यही चीज हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन उसे एक्ट नहीं करते, ठीक है ना। किसी भी चीज को समझना सीखने के बाद उसका एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी होता है, तो वो चीज सबसे पहले जरूरी है, अगर वो नहीं करते हैं तो सब बेकार है। तो उनका मानना था कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम करेंगे आगे, क्योंकि ये एक बार अगर सीख लें और समझ लें और मन बना लें तो सब कर लेंगे। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल, अब नो डाउट विद्यार्थियों की वजह से ये प्रोग्राम जो था वह बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इम्पॉसिबल है एक ऐसी जगह पर जाकर, साउथ पोल पर पहुंचकर, कि वहां से आप प्रभावित हुए बिना रह सकें। राइटर का मानना भी सही है कि आप बिना प्रभावित हुए वहां पर जाएं और रह सकें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब आप अपनी आंखों के सामने इस तरह के हालातों को देखोगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके नहीं बल्कि आपकी इस पृथ्वी के साथ क्या हो रहा है, तो आपको समझने में देर नहीं लगेगी और आप फिर मजबूर हो जाएंगे अपने आप में किसी एक तरह का फैसला लेने के लिए कि नहीं, मुझे इस पृथ्वी के लिए कुछ करना है, नेचर के लिए कुछ करना है। तो इट इज इजी टू बी इन अ ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन। अब राइटर कहता है कि ये बिल्कुल वो अवस्था है कि इजी, आसान है, उदासीन होकर घर पे बैठे रहना, पोलर आइस कैप्स के मेल्टिंग के बारे में बात करना कि हाँ भाई वहां बर्फ पिघल रही है, आइसबर्ग्स पिघल रहे हैं ना,
और जब घर में बैठे हुए आराम से अपने रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, यानी अपने अपने देशांतर, अक्षांश और देशांतर के अंतर्गत स्थित उन देशों में, अपने देशों के अंदर, अपने शहर में, अपने शहर के अपने घरों में, अपने अपने कमरों में बैठकर इस तरह के टॉपिक्स पर बात करना बड़ा आसान है। बिल्कुल उदासीन भाव से टीवी देखते हुए आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ भाई ये बहुत, वहां पर बर्फ पिघल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बट यू कैन, व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स इन रिट्रीटिंग, और जब आप ग्लेशियर्स को पिघलते हुए देखते हो, मेल्ट होते हुए देखते हो, पीछे हटते हुए देखते हो, अपनी जगह से खिसकते हुए देखते हो, तो क्या होता है, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियली, तो आप समझ जाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की जो धमकी हमें मिली हुई है, जो ग्लोबल वार्मिंग का बार बार इन्वायरमेंटलिस्ट आपके सामने झंडा ऊंचा कर करके आपको याद दिलाते रहते हैं, तो वो बात कोई गलत नहीं है। डेफिनेटली ऐसा हो रहा है, ग्लेशियर्स पीछे खिसक रहे हैं, है ना, और आपके आइस शेल्स जो हैं वो आपकी क्या हो रही हैं, पिघल रही हैं, टूटकर बिखर रही हैं, ढह रही हैं, तो ये सारी चीजें रियल में हो रही हैं, इसीलिए इतने परेशान हैं हम लोग। नेक्स्ट, अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम। अब अंटार्कटिका की एक खास बात और है कि वहां का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बहुत ही सिंपल है, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जैव विविधता क्या है, लैक, उसकी कमी है वहां पर। इसीलिए ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है अध्ययन करने के लिए कि कैसे छोटे छोटे परिवर्तन की वजह से पर्यावरण के अंदर बड़े बड़े रिपरकशंस किए जा सकते हैं, यानी कि प्रतिक्रिया पाई जा सकती है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। अब उनका मानना है कि फाइटोप्लैंक्टन जो एक ग्रीन कलर की घास होती है जो पानी के अंदर समुद्र में पाई जाती है, तो वो कहते हैं कि इस फाइटोप्लैंक्टन को लो और इन ग्लासेस को समुद्र की देखो, नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशंस फूड चेन, जो कि सदर्न ओशन की फूड चेन को पूरी तरह से नरिश करती है, यानी कि वो फल फूल कर रखे हुए उसको, और उसी वजह से वो फूड चेन पूरी की पूरी बनी हुई है। किसकी वजह से, इन ग्रीन घास फाइटोप्लैंक्टन की वजह से। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन है सिंगल सेल्ड प्लांट्स हैं जो कि सूरज की एनर्जी को लेते हैं, एसिमिलेट करते हैं कार्बन और सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वंडरियस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब ये वही सिंगल सेल्ड प्लांट हैं और बिल्कुल फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं पूरी की पूरी, बिल्कुल जैसे हमने दूसरे चैप्टर्स में देखा है हमारे कि भाई फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है पेड़ पौधों के द्वारा, वो वाली ये प्रक्रिया पूरी की पूरी करते हैं, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण वाली पूरी प्रक्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण वाली पूरी प्रक्रिया करने के बाद साइंटिस्ट है ना वार्न दैट अ फर्दर डिप्लेशन, उनका कहना है कि अगर अब आगे चलकर इसी ही फाइटोप्लैंक्टन में, यानी कि आपकी इस ग्रीन घास के अंदर, इस हरी घास के अंदर अगर आगे चल के किसी भी तरह की गिरावट होती है, तो ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। मतलब साइंटिस्ट ने चेतावनी दे दी कि भाई अगर टेम्परेचर और बढ़ता है और किसी वजह से, उस टेम्परेचर की वजह से और जलवायु परिवर्तन की वजह से अगर आगे चल के ये होता है कि आपकी ओजोन लेयर के अंदर और ज्यादा कार्बन जाता है या सीएफसी गैसेस जाती हैं, तो वहां पर ओजोन लेयर पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका प्रभाव आपके इस फाइटोप्लैंक्टन पे पड़ने वाला है, और इसके बदले में क्या होगा, अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द ऑल मरीन एनिमल्स। और जब उस ओजोन लेयर का अफेक्ट इस फाइटोप्लैंक्टन पे पड़ेगा तो फाइटोप्लैंक्टन की वजह से पूरी फूड चेन, सदर्न ओशन की जो फूड चेन है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब होगी, जो कि अभी तक फल फूल रही थी। और जब वो डिस्टर्ब होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, फिर उसकी वजह से पूरे मरीन एनिमल्स डिस्टर्ब होंगे और उस रीजन के पक्षी वगैरह भी डिस्टर्ब होंगे, उनको भी परेशानी आएगी और ग्लोबल कार्बन साइकिल डिस्टर्ब होगा, क्योंकि सब ये एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि पैराबल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर, और इसीलिए राइटर तिशानी दोषी कहती हैं कि पैराबल एक एग्जाम्पल रूप में रखते हुए फाइटोप्लैंक्टन को कि एक ग्रेट मेटाफर अलंकार रूप में हमारे पास हमारे एग्जिस्टेंस के साथ बात करता है कि टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक इसी एग्जाम्पल के रूप में वो इस बात को आगे रखती हैं फाइटोप्लैंक्टन को, और फाइटोप्लैंक्टन के साथ वो ये बात कहती हैं क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब एक चीज को आप सही करो तो आगे की अपने आप सारी सही होती जाएंगी,
तो उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे कहा है कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, की छोटी छोटी चीजों को आप क्या करो, जैसे यहाँ पर लिखा गया है ना कि हम कैसे छोटे छोटे जो परिवर्तन है वो पर्यावरण के अंदर बड़े बड़े क्या कर देते हैं, प्रतिक्रिया लाते हैं। तो वही वो चीज यहाँ कह रही है कि आप छोटी छोटी चीजें, थिंग्स, उनके अंदर क्या करो, उनकी टेक केयर करो, उनको सुधारो, ठीक है ना। उसका परिणाम क्या होगा, द बिग थिंग्स एंड बिग थिंग्स एंड विल फॉल इनटू प्लेसेस। तो बड़ी बड़ी चीजें वो ऑटोमेटिक अपने आप ठीक होती चली जाएंगी आगे चल के, धीरे धीरे समय के बाद, एकदम से तो नहीं, हाँ समय लगेगा, और सब एक एक करके धीरे धीरे सब ठीक होती जाएंगी। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. राइटर कहती है कि मेरा अंटार्कटिका का जो एक्सपीरियंस है वो पूरी तरह से एपिफेनीज से भरा हुआ है, यानी कि बिल्कुल ऐसा लगता है दिव्य प्रकाशमान, चारों तरफ रोशनी रोशनी, वो भी बहुत तेज। बट द मोस्ट अकर्ड, यानी कि ये दिव्य प्रकाशमान, लेकिन जो सबसे बेस्ट घटित हुआ मेरे साथ वो था अंटार्कटिका सर्किल पर 65.55 डिग्री साउथ में, जब शोकेल्स्की हमारा जहाज था वह अंदर घुस रहा था। किसने, उसने अपने आप को घुसा दिया एक थिक व्हाइट स्ट्रेच ऑफ आइस, एक बड़ी सी चौड़ी सी आइस की एक लेयर थी, उसके बीच में ना जहाज घुस गया, ठीक। और किसके बीच में, बिटवीन द पेनिसुएला एंड टैडपोल आइलैंड के बीच में, जहां पर, और वही आइस शीट हमें प्रिवेंट कर रही थी, रोकने के लिए आगे जाने से। तब कैप्टन ने तय किया कि हम लोग आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि टर्न अराउंड, कि पीछे घूमते हैं एंड हेड बैक नॉर्थ, और नॉर्थ डायरेक्शन से होते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन से आगे बढ़ने के लिए और पीछे आने से पहले वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हमको सभी को निर्देश दिए गए कि आप नीचे उतरें उस गैंग प्लैंक, यानी कि उस लकड़ी के तख्ते से नीचे उतरकर आए, और नीचे उतरकर आए और इस ओशन पर चलकर देखें, वो ओशन जो कि बर्फ से जमा हुआ है, ठीक है। सो देयर वी वर, हम सभी वहां पहुंच गए, पूरे 52 कैंडिडेट्स जो कि उस जहाज पर थे, किटेड आउट इन गोरटैक्स एंड ग्लेयर्स, और सबके सब किट पहनकर आए थे पूरी की पूरी, जिसके अंदर वो सफेद कलर की पूरी ड्रेस, आंखों पे बड़े बड़े चश्मा, ठीक है ना, ताकि वो सूरज की रोशनी जो तेजी से बर्फ पे टकराकर वापस ऊपर आती है तो उससे हमारी आंखें जो चौंधिया सकती हैं, उन सब चीजों से बचाव के लिए। तो पूरी किट, चिलिंगनेस से अपने आप को बचाने के लिए, बर्फ के ठंडे उस ठंडक से बचाने के लिए, और इन सब चीजों से अपनी आंखों को बचाने के लिए, तो पूरी एक किट थी। वो पूरी किट पहनकर ग्लेयर, चकाचौंध से बचाने के लिए, यानी कि पूरे उचित कपड़ों की व्यवस्था करके सब के सब वहां पर पहुंचे, वॉकिंग ऑन अ स्टार्क, ठीक है ना, व्हाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर। और वहां पर जो हमने व्हाइटनेस, यानी कि जो दूर तक सफेदी फैली हुई देखी, ऐसा लगता था जैसे ये हमेशा के लिए यहाँ पर फैली हुई है। अंडरनेथ, उसके नीचे, यानी हमारे पैरों के नीचे लगभग 1 मीटर मोटी आइस की लेयर है, यानी जिस जगह पर हम खड़े थे वो बर्फ है, वो बर्फ की लेयर लगभग कितनी है, 1 मीटर मोटी, ठीक है ना। एंड अंडरनेथ, और उस 1 मीटर मोटी लेयर के नीचे 180 मीटर्स ऑफ द लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, यानी वह पानी बह रहा है समुद्र का, जिसमें कि जानवर सांस ले रहे हैं और दूसरे, ठीक है। तो वो लिविंग, जिंदा पानी, जिसके अंदर जानवर भी हैं, वो जो अपने मरीन एनिमल्स हैं, ब्रीदिंग, सांस ले रहे हैं, सॉल्टी वाटर, जैसा कि समुद्र का पानी होता है। इन द पेरिफेरी क्रैब ईटर्स, और पेरिफेरी यानी कि बिल्कुल वहां बर्फ, पानी जहां पर है, जहां वो लेयर से वो 1 मीटर की जो थिक लेयर थी जिस पर हम लोग चल रहे थे, उसके बिल्कुल पेरिफेरी यानी कि बॉर्डर पर, कोने पर, किनारे पर क्रैब ईटर जो पाई जाती है ना, क्रैब ईटर जो वहां पर पाई जाती है, सील, वो वहां पर स्ट्रेचिंग बिल्कुल कोने पे फैली हुई थी, लेटी हुई थी, और सनिंग देमसेल्स, और अपने आप को तेज धूप का आनंद प्रदान करवा रही थी उन आइस फ्लोज पर, मच लाइक स्ट्रे डॉग्स, ठीक है, मच लाइक स्ट्रे डॉग्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि स्ट्रे डॉग्स मतलब पालतू
सॉरी, जैसे हमारे यहाँ आवारा कुत्ते होते हैं ना, उस तरह से अलग अलग जगह पर ये पेड़ के नीचे ना छाया में आराम कर रहे हैं ढेर सारे, बेनियान ट्री के नीचे यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे ढेर सारे कुत्ते, बिल्कुल सेम उसी तरह से वहां पर वो आराम कर रहे थे, जगह जगह पर धूप सेक रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पर हमारे देश में स्ट्रे डॉग यानी कि आवारा कुत्ते जो हैं शेड ऑफ अ बेनियान ट्री यानी कि बरगद के वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं आराम करते हुए। राइटर कहती है कि इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवेलियन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। ये किसी भी तरह से अलग नहीं है, इट इज ऑल इंडीड कनेक्ट, एवरीथिंग डज कनेक्ट। अब अंटार्कटिका जाए, अंटार्कटिका में जाके हमने ग्लोबल वार्मिंग देखी, ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा वहां पे पिघलती हुई बर्फ देखी। तो ये सब चीजें अगर हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ अपने पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं और यहाँ पर ओजोन लेयर पर प्रभाव पड़ रहा है हमारे इन यूजेस से, हमारी CFC गैसेस से और दूसरी कई तरह की चीजों से, तो हम सोच रहे हैं कि नहीं इनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, शायद ये इनका प्रभाव यहीं दिखेगा हमको, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं जिसका इफेक्ट आपको वहां अंटार्कटिका महाद्वीप तक भी नजर आ रहा है। इसीलिए वो कह रही है राइटर की इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। वास्तव में ये सब कुछ चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स लेटर, यानी कि 9 समय चौकियां पार करने के बाद और 3 बॉडीज ऑफ वाटर वापस से पार करने के बाद और उतने ही इकोस्फीयर्स, ठीक है, जयमंडल। आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट। मैं अभी भी इस बात पर हैरान हो रही थी कि किस तरह से ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट, कि हमारे इस प्लेनेट पर, हमारे इस ग्रह पर किस तरह से सुंदरता का ये बैलेंस नेचर का इस तरह से बना हुआ है। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस? क्या होगा अगर अंटार्कटिका बिल्कुल गर्म स्थान बन जाएगा, दैट इट वंस यूज्ड टू बी, और जैसा कि ये कभी हुआ करता था उस समय 650 मिलियन ईयर्स वाली उस कहानी में। विल वी बी अराउंड टू सी? अब राइटर कहती है कि अगर गर्म प्लेस बन गया, अगर ये गर्म प्लेस किसी भविष्य में आने वाले समय में बन जाएगा, तो वो पूछती है कि विल वी बी अराउंड टू सी इट? क्या हम इसे देखने के लिए होंगे? और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स? या हम मानव भी डायनासोर्स की तरह ही इस पृथ्वी से विलोप हो चुके होंगे, गायब हो चुके होंगे, मैमथ की तरह एंड वूली राइनोस की तरह, ठीक है ना। हु इज टू से? आखिर कौन इस बात को कह सकता है और कौन कहता है? बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, अब डायनासोर्स, मैमथ्स और वूली राइनोस ये सब तो चले गए, तो उन्हीं की तरह क्या हम लोग भी चले जाएंगे? लेकिन वहां पर 2 सप्ताह बिताने के बाद है ना, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, टीनेजर्स के साथ, जो कि अभी भी आइडियलिज्म को अपने अंदर बना के रखते हैं, यानी कि आदर्शवादिता के साथ, आदर्शवाद के साथ, कि भाई हमारे अंदर एक आदर्श है, आइडियल्स, तो उस आइडियलिज्म के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं संसार के अंदर। तो मैं ये मान सकती हूँ और ये कहती हूँ, आई कैन से, मैं कह सकती हूँ कि दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, कि हाँ मानती हूँ कि 1 मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ घटित हो सकता है, मान लिया। बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। लेकिन एक एक दिन अगर हमने इस तरह के लोगों को हमने प्रभावित कर दिया और उनको ये बात समझ में आ गई कि आप नेचर के लिए, इस पृथ्वी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, इस प्लेनेट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि भाई किस तरह से पृथ्वी पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इतना बढ़ता जा रहा है और इतना इसके दुष्प्रभाव बन रहे हैं। तो ऐसी अवस्था के लिए ऐसा दिन और ऐसे लोग जो कि अगर वहां पहुंचे, तो क्या उनको वहां पर ले जाकर हमने जो उनको दिखाया और उनको समझाया, उससे कोई डिफरेंस, कोई अंतर पड़ने वाला है? डेफिनेटली राइटर यही चीज तो मानती है कि माना कि 1 मिलियन ईयर्स के अंदर इतना सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या एक दिन कोई डिफरेंस पैदा कर सकता है? मेरा मानना है बिल्कुल पैदा कर सकता है, अगर वो व्यक्ति ये बात समझ जाए और उसके एक्ट करने की बात उसके अंदर बिल्कुल बैठ जाए मन में, तो यही एक दिन सब कुछ बदल के रख सकता है। That's all students. Thank you.